नमस्ते और माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अक्सर हमें लगता है कि जिंदगी की उलझनों को सुलझाने के लिए बस थोड़े और इंटेलिजेंस की जरूरत है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपका यही तेज दिमाग आपकी सबसे बड़ी बेड़ी बन सकता है? मैं बात कर रहा हूं उस धुंध की जो अक्सर तब छा जाती है जब हम खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार मानने लगते हैं। रात के 2:30 बज रहे थे और राघव अपनी खिड़की के पास बैठा शिमला की उस ठंडी बारिश को देख रहा था जो पुरानी यादों की तरह धीरे धीरे जमीन पर उतर रही थी। मेज पर उसका लैपटॉप खुला था जिसमें एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा एनालिसिस रिपोर्ट अधूरी पड़ी थी। राघव हमेशा से वो ब्राइट किड रहा था जिसे स्कूल में टीचर्स प्रोडिजी कहते थे और जिसकी मिसाल मोहल्ले के हर घर में दी जाती थी। उसे याद है जब वो महज 7 साल का था और उसने गणित की ऐसी गुत्थी सुलझाई थी कि उसके पिता ने गर्व से कहा था कि ये बच्चा दुनिया बदल देगा। पर आज 29 साल की उम्र में वो दुनिया बदलने के बजाय खुद के बुने हुए तर्कों के जाल में फंसा हुआ था। उसे रह रह कर अपने ऑफिस की वो मीटिंग याद आ रही थी जहां उसने अपने बॉस के सामने एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिफेंड की थी जो कागज पर तो परफेक्ट थी पर रियलिटी में फेल हो रही थी। राघव का दिमाग उस वक्त एक तेज रफ्तार इंजन की तरह चल रहा था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने एक के बाद एक ऐसे लॉजिक दिए, ऐसी वोकैबुलरी इस्तेमाल की कि सामने वाले चुप तो हो गए पर राघव के अंदर एक बेचैनी थी। वो जानता था कि वो गलत है पर उसका इंटेलिजेंस उसे सच स्वीकार करने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसका दिमाग एक ऐसे हाई प्रोफाइल लॉयर की तरह काम कर रहा था जिसका काम सच ढूंढना नहीं बल्कि अपने क्लाइंट यानी राघव के ईगो को हर हाल में बचाना था। इसी को तो कहते हैं मोटिवेटेड रीजनिंग, जहां हम अपनी समझदारी का इस्तेमाल अपनी कमियों को छुपाने के लिए करने लगते हैं। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और उसके बड़े चाचा, जिन्हें सब प्यार से दाऊद कहते थे, अंदर आए। दाऊद एक रिटायर्ड स्कॉलर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानी व्यवहार को समझने में बिता दी थी। उन्होंने राघव के सामने एक गर्म चाय का प्याला रखा और बिना कुछ कहे उसकी उलझन को भांप लिया। दाऊद अक्सर कहते थे कि एक तेज रफ्तार कार का इंजन आपको मंजिल तक जल्दी पहुंचा सकता है, पर अगर आपके पास सही स्टीयरिंग, ब्रेक्स और एक साफ मैप न हो तो वही रफ्तार आपको सीधे किसी खाई में ले जा सकती है। राघव ने उनकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, चाचा, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी पढ़ाई और एक्सपीरियंस के बाद भी मैं ऐसी छोटी गलतियां कैसे कर सकता हूं जिन्हें एक एवरेज इंसान भी देख ले। दाऊद ने खिड़की के बाहर गिरती बूंदों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, असली मुश्किल रफ्तार नहीं बल्कि वो ब्लाइंड स्पॉट है जो रफ्तार के साथ बड़ा होता जाता है। दाऊद की बातें राघव को उन बच्चों की याद दिला रही थी जिन्हें बरसों पहले एक मशहूर स्टडी में टर्माइट्स कहा गया था। वे बच्चे जिनका आईक्यू आसमान छू रहा था, जिनसे दुनिया को बड़ी उम्मीदें थी। राघव ने भी बचपन में उन्हीं उम्मीदों का बोझ ढोया था। उसे लगा था कि हाई आईक्यू एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो उसे जिंदगी के हर तूफान से बचा लेगा। पर आज वो देख रहा था कि कैसे उसी इंटेलिजेंस ने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया था। वो अपने एक्सपर्टीज के घमंड में इतना चूर था कि उसने दूसरों की सलाह सुनना ही बंद कर दिया था। इसे साइकोलॉजिस्ट्स अर्न्ड डॉगमाटिज्म कहते हैं। जब हमें लगता है कि हम एक फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो हम मान लेते हैं कि हमें सब पता है और यहीं से हमारे सीखने के रास्ते बंद हो जाते हैं। राघव को अपने बचपन का वो किस्सा याद आया जब वो शतरंज के खेल में अपनी चालों को लेकर इतना कॉन्फिडेंट रहता था कि वो सामने वाले की चाल देख ही नहीं पाता था। उसे लगता था कि वो स्लो लोगों से बहुत आगे की सोच रहा है, पर दाऊद ने उसे समझाया कि समझदारी और बुद्धिमत्ता में एक बारीक लकीर होती है। बुद्धिमत्ता आपको फैक्ट्स याद रखने और पैटर्न्स पहचानने में मदद करती है, पर समझदारी यानी विजडम आपको अपनी सीमाओं को पहचानने की ताकत देती है। जैसे पुराने जमाने में सुकरात ने कहा था कि वो इसलिए सबसे समझदार है क्योंकि वह जानता है कि उसे कुछ नहीं पता।
राघव के लिए यह सोचना मुश्किल था कि आई डोंट नो कहना भी एक तरह की ताकत हो सकती है। हम अक्सर स्लो होने को बेवकूफी का पर्यायवाची मान लेते हैं, जबकि सच तो यह है कि तेज दौड़ते हुए हम अक्सर वो मोड़ छोड़ देते हैं जो हमें सही रास्ते पर ले जा सकते थे। चाय की चुस्की लेते हुए राघव ने महसूस किया कि कैसे उसका पूरा एजुकेशन सिस्टम उसे बस तेज सोचने के लिए तैयार कर रहा था, पर सही सोचने के लिए नहीं। उसे याद है कैसे सैट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रटने की ताकत को ही काबिलियत माना जाता था, पर क्या वो टेस्ट्स ये माप सकते थे कि मुश्किल वक्त में कोई इंसान अपनी भावनाओं को कैसे संभालेगा? क्या वे ये बता सकते थे कि कोई अपनी गलती होने पर झुकना जानता है या नहीं? राघव को लगने लगा था कि वो भी उन टर्माइट्स जैसा ही है जो बचपन में तो सितारे थे, पर बड़े होकर अपनी ही समझदारी के बोझ तले दब गए। उसे महसूस हुआ कि उसकी रफ्तार ही उसकी दुश्मन बन गई थी। इंजन बहुत ताकतवर था, पर उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस की कमी थी। दाऊद ने राघव की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, समझदार लोग इसलिए बेवकूफी नहीं करते कि उनमें जानकारी की कमी होती है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी समझदारी का इस्तेमाल अपनी गलत धारणाओं को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। राघव ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा। उसे वो डेटा अब एक नए नजरिए से दिख रहा था। वो सोचने लगा कि क्या वह सच में फैक्ट्स देख रहा था या बस वो देख रहा था जो वो देखना चाहता था। इसे साइकोलॉजिस्ट्स माई साइड बायस कहते हैं, जहां हम उन सबूतों को तो तुरंत मान लेते हैं जो हमारे पक्ष में हो, पर जो हमारे खिलाफ हो उन्हें हम सिरे से नकार देते हैं। राघव का दिमाग एक लॉयर की तरह दलीलें तो अच्छी दे रहा था, पर वो एक साइंटिस्ट की तरह सच ढूंढना भूल गया था। शिमला की वो रात लंबी होती जा रही थी, पर राघव के अंदर की धुंध कुछ कम होने लगी थी। उसे समझ आ रहा था कि उसकी इंटेलिजेंस एक ट्रैप बन चुकी थी, एक ऐसा जाल जिसमें वह जितना छटपटाता उतना ही फंसता जाता। उसने दाऊद से पूछा, चाचा, क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? दाऊद मुस्कुराए और बोले, रास्ता हमेशा वही होता है जहां हम देखना बंद कर देते हैं। सबसे पहले अपनी इस इनफैलिबिलिटी की दीवार को गिराना होगा। राघव ने गहरी सांस ली। उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करने में एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे उसकी पूरी पहचान ही दांव पर लगी हो, पर साथ ही एक राहत भी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने बहुत सालों से पहने हुए एक भारी जूते को उतार दिया हो। वो रात राघव के लिए सिर्फ एक आम रात नहीं थी, बल्कि एक लंबी यात्रा की शुरुआत थी। उसे अपने उस स्मार्ट किड वाले इमेज से बाहर निकलना था और एक ऐसे इंसान की तरह सोचना शुरू करना था जो सीखने के लिए तैयार हो। उसे समझ आ रहा था कि विजडम का मतलब सिर्फ जवाब जानना नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने की हिम्मत रखना है। राघव ने अपने लैपटॉप को धीरे से बंद कर दिया। उसे अब उस रिपोर्ट की चिंता नहीं थी, बल्कि अपनी उस सोच की चिंता थी जिसने उसे अब तक बांधे रखा था। दाऊद कमरे से बाहर चले गए, पर उनके शब्द राघव के कान में गूंज रहे थे कि तेज इंजन होना अच्छी बात है, पर बिना ब्रेक्स के वो महज एक तबाही का मंजर है। राघव ने आंखें मूंद ली और खुद को एक तीसरे इंसान की तरह देखने की कोशिश की। वो देख रहा था उस राघव को जो मीटिंग में चिल्ला रहा था, जो अपने बॉस की बात काट रहा था, जो खुद को सबसे ऊपर मान रहा था। उस राघव पर उसे गुस्सा नहीं, बल्कि तरस आ रहा था। वो राघव द इंटेलिजेंस ट्रैप का शिकार हो चुका था। उसे अब अपनी मेंटल मशीनरी को फिर से कैलिब्रेट करना था। उसे सीखना था कि कैसे अपने तेज दिमाग को एक हथियार के बजाय एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाए, जो उसे सही और गलत के बीच का फर्क समझा सके। बारिश अब थम चुकी थी, पर पहाड़ की ढलानों से गिरता पानी एक नई कहानी लिख रहा था। राघव जानता था कि कल सुबह जब वो उठेगा तो वो पहले जैसा राघव नहीं होगा। उसे अब उस रफ्तार से नहीं, बल्कि उस साफ नक्शे से मतलब था जो उसे असल जिंदगी की उलझनों से बाहर निकाल सके। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में
राघव अब अपने सफर के उस मोड़ पर था जहां उसे अपनी एक्सपर्टीज को चुनौती देनी थी। उसे यह समझना था कि जानकारी का ढेर होने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, बल्कि ज्ञान की शुरुआत तो अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने से होती है। राघव को लगने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने खुद को बहुत कम गलत समझा। उसने हमेशा दूसरों के तर्क में छेद ढूंढे, पर अपने तर्कों की खोखली बुनियाद को कभी नहीं परखा। आज की रात ने उसे आईना दिखा दिया था, एक ऐसा आईना जिसमें उसकी स्मार्टनेस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभर रही थी। पर क्या राघव इस नए सच के साथ जी पाएगा? क्या वह अपनी उस बरसों पुरानी टॉपर वाली पहचान को छोड़ पाएगा? इन सवालों के जवाब उसे आने वाले दिनों के तजुर्बों में ढूंढने थे, और दाऊद की खामोश मौजूदगी उसका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार थी। अगली सुबह जब शिमला की वादियों में सूरज की पहली किरणें चीड़ के पेड़ों को छू रही थी, राघव की नींद खिड़की पर थपथपाती एक नन्ही चिड़िया की आवाज से खुली। रात की वो बेचैनी अब एक शांत जिज्ञासा में बदल चुकी थी। उसने देखा कि दाऊद चाचा नीचे बागीचे में लगे पौधों की छंटाई कर रहे थे। राघव नीचे पहुंचा और चुपचाप उनके पास खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। दाऊद ने बिना नजरें घुमाए कहा, राघव, जानते हो, इन पौधों को बड़ा होने के लिए जितना खाद पानी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा जरूरत इस छंटाई की होती है। अगर पुरानी टहनियां नहीं हटेंगी तो नई जान कहां से आएगी? राघव को लगा जैसे चाचा सिर्फ पौधों के नहीं, उसके दिमाग की छंटाई की बात कर रहे थे। उसे कल रात की वो बातें याद आई, वो इंटेलिजेंस ट्रैप, वो खुद को सबसे ऊपर समझने का वहम। उसने सोचा कि आखिर कैसे कोई अपनी उस इंटेलेक्चुअल वैनिटी या वैचारिक घमंड को कम कर सकता है जिसने सालों से उसकी जड़ों को जकड़ रखा है। दाऊद ने उसे एक कैंची थमा दी और एक झाड़ी की तरफ इशारा किया जो बेतरतीब ढंग से बढ़ गई थी। इसे ठीक करने की कोशिश करो, पर ध्यान रहे, हर कतरन से पहले सोचना कि तुम इसे क्यों काट रहे हो। राघव काम में लग गया, पर उसका मन फिर से उसी ऑफिस की पॉलिटिक्स और अपनी पिछली गलतियों की ओर भागने लगा। उसे याद आया कि कैसे वो हमेशा अपनी टीम की मीटिंग्स में सबसे पहले बोलता था। उसे लगता था कि चुप रहना कमजोरी की निशानी है, पर यहां बागीचे में उसे महसूस हुआ कि असली ताकत तो रुककर सुनने और देखने में है। इसे ही तो इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी या वैचारिक विनम्रता कहते हैं। ये मानना कि मेरा नजरिया सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी तस्वीर नहीं। हम अक्सर इंटेलिजेंस को ज्ञान का भंडार समझ लेते हैं, जबकि असली बुद्धिमत्ता तो इस बात में है कि हम अपनी सीमाओं को कितनी गहराई से पहचानते हैं। काम करते करते राघव ने गौर किया कि जब वो पौधों के बहुत करीब होता था तो उसे समझ नहीं आता था कि कौन सी टहनी काटनी है, पर जैसे ही वो 2 कदम पीछे हटता उसे पूरी झाड़ी का ढांचा साफ दिखने लगता। दाऊद ने उसकी उलझन भांप ली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी की समस्याओं के साथ भी यही होता है। जब हम अपनी उलझनों के बहुत करीब होते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस सिर्फ हमारे ईगो को सही साबित करने के बहाने ढूंढता है, पर जैसे ही हम खुद को थोड़ा दूर से देखते हैं, जैसे कि हम किसी और की कहानी पढ़ रहे हों, तब सच साफ दिखने लगता है। राघव को याद आया कि कैसे वो अपने दोस्तों को तो बेहतरीन सलाह देता था, पर अपनी ही जिंदगी में वही गलतियां दोहराता था। इसे मनोवैज्ञानिक सालोमन्स पैराडॉक्स कहते हैं। वो राजा सुलेमान जो पूरी दुनिया को बुद्धिमानी की बातें सिखाता था, पर जिसकी अपनी निजी जिंदगी फैसलों की कमी की वजह से बिखरी हुई थी। राघव ने सोचा कि क्या वह भी एक सालोमन की तरह जी रहा है। उसने दाऊद से पूछा, चाचा, क्या खुद से दूर होकर सोचना इतना आसान है? मेरा दिमाग तो हमेशा मुझे में ही उलझा रहता है। दाऊद ने मिट्टी झाड़ते हुए कहा, आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। एक छोटी सी तरकीब है जिसे सेल्फ डिस्टेंसिंग कहते हैं। अगली बार जब किसी उलझन में फंसो तो खुद से ऐसे बात करो जैसे तुम अपने किसी प्रिय मित्र से बात कर रहे हो।
अपना नाम लेकर खुद को सलाह दो। जब तुम मैं क्या करूं के बजाय राघव को इस स्थिति में क्या करना चाहिए कहोगे, तो अचानक तुम्हारी भावनाओं का तूफान थोड़ा शांत हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग एक तटस्थ गवाह की तरह काम करने लगेगा। राघव को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने वही आजमाने की कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा, राघव, तुम उस मीटिंग में इतना गुस्सा क्यों थे? क्या तुम सच में कंपनी का भला चाहते थे या बस ये दिखाना चाहते थे कि तुम सबसे ज्यादा जानते हो? अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भारीपन कम हो गया जो कल से उसके सीने पर था। नाश्ते की मेज पर परांठों की खुशबू के बीच राघव और दाऊद के बीच एक गहरी चर्चा छिड़ गई। राघव ने महसूस किया कि उसका दिमाग अब चीजों को काला और सफेद में नहीं देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि जिसे वो अपनी नॉलेज समझता था, वो अक्सर सिर्फ सूचनाओं का एक ढेर था जिसे उसने अपने बायस के साँचे में ढाल लिया था। दाऊद ने उसे समझाया कि समझदार लोग अक्सर एक चीज के शिकार हो जाते हैं जिसे कर्ज ऑफ नॉलेज कहते हैं। जब हम कुछ सीख जाते हैं तो हम कल्पना ही नहीं कर पाते कि वो चीज न जानना कैसा होता है। इसकी वजह से हम दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं और उनकी सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं। राघव को अपने उस जूनियर सहकर्मी की याद आई जिसकी बात उसने एक झटके में काट दी थी। उसे लगा कि शायद उस जूनियर के पास कोई ऐसा नजरिया था जो राघव के एक्सपर्टीज की वजह से उसकी आंखों से ओझल रह गया। दाऊद ने एक पुरानी किताब से एक किस्सा सुनाया कि कैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक और जासूस भी अपनी बुद्धिमानी के जाल में फंस गए क्योंकि वे साफ दिखने वाली चीजों को नजरअंदाज कर देते थे। उन्होंने बताया कि असली बुद्धिमान वो नहीं है जिसके पास सारे जवाब हों, बल्कि वो है जिसके पास सबसे अच्छे सवाल हों। राघव को महसूस हुआ कि उसे अपनी क्यूरियोसिटी को फिर से जिंदा करना होगा, पर वैसी क्यूरियोसिटी नहीं जो सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करे, बल्कि वो जो अनलर्निंग के लिए तैयार हो। उसे सीखना था कि कैसे अपने पुराने विश्वासों को चुनौती दी जाए। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग एक पुराने सॉफ्टवेयर की तरह था जिसे अब अपडेट की नहीं बल्कि पूरी तरह फॉर्मेटिंग की जरूरत थी। यह प्रक्रिया दर्दनाक तो थी, पर इसमें एक नई आजादी की महक भी थी। दोपहर की गुनगुनी धूप में टहलते हुए राघव ने दाऊद से कहा, चाचा, मुझे लगता है कि मैंने अपनी काबिलियत को हमेशा अपनी पहचान बना लिया था। अगर मैं किसी चीज में गलत साबित होता तो मुझे लगता था कि मैं एक इंसान के तौर पर नाकाम हो गया हूं। दाऊद ने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंका और उसकी लहरों को देखते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी कार की तरह है, वो तुम नहीं हो। अगर कार पंचर हो जाए तो क्या तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो? नहीं ना? तो फिर किसी विचार के गलत होने पर इतना दुख क्यों? विचारों को कपड़ों की तरह बदलो, जो फिट ना आए उसे उतार फेंको। राघव ने इस बात को गहराई से महसूस किया। उसे समझ आया कि इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल बफर है जो उसे तनाव और गलत फैसलों से बचा सकता है। धीरे धीरे राघव के अंदर एक बदलाव आने लगा था। वो अब हर बात पर अपनी राय थोपने के बजाय शायद और हो सकता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगा था। उसने देखा कि जब वो आई कुड बी रॉन्ग कहता था तो सामने वाला भी रक्षात्मक होने के बजाय खुलकर बात करने लगता था। ये एक छोटा सा बदलाव था, पर इसका असर बहुत बड़ा था। उसे लगने लगा था कि बुद्धिमानी का मतलब तेज दौड़ना नहीं, बल्कि ये जानना है कि कब रुकना है और कब मुड़ना है। शिमला की वो शांत दोपहर राघव के जीवन में एक नया अध्याय लिख रही थी। उसे अब अपनी इंटेलिजेंस से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास उसे संभालने का विवेक आ गया था। उसे समझ आ गया था कि ट्रैप से निकलने का रास्ता बाहर कहीं नहीं, बल्कि अपनी सोच के दायरे को थोड़ा लचीला बनाने में है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, राघव ने महसूस किया कि उसकी पूरी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। जो पहाड़ पहले सिर्फ पत्थर के ढेर लगते थे,
अब वे उसे धीरज और स्थिरता का पाठ पढ़ा रहे थे। दाऊद की खामोशी में भी उसे अब एक गहरा संगीत सुनाई दे रहा था। उसे समझ आ रहा था कि एक एक्सपर्ट होने का ढोंग करने से बेहतर है एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी, आज मैंने सीखा कि मुझे कुछ नहीं पता। और उस एक लाइन में उसे जो सुकून मिला वो सालों की स्मार्टनेस में कभी नहीं मिला था। रात के साए गहरी होने लगे थे, पर राघव के अंदर एक दिया जल चुका था। वो दिया जो उसे अपनी ही परछाइयों से लड़ने की ताकत दे रहा था। वो जानता था कि सफर अभी शुरू हुआ है और आगे उसे अपनी भावनाओं के उन अनसुलझे गलियारों में जाना है, जहां उसकी इंटेलिजेंस उसे और भी बड़े इम्तिहानों में डालेगी। पर अब उसके पास एक नया औजार था, स्वयं से दूरी और विचारों की विनम्रता। अगले कुछ दिन राघव ने एक अजीब सी शांति और थोड़ी सी बेचैनी के बीच बिताए। शांति इसलिए क्योंकि अब उसे हर बात पर सही होने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, और बेचैनी इसलिए क्योंकि बरसों की आदतें इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। शिमला की ठंडी हवाओं में घूमते हुए उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग अब भी पुराने धर्रे पर लौटने की कोशिश करता है। जब भी वो बाजार में किसी की बात सुनता या अखबार में कोई खबर पढ़ता, उसका दिमाग तुरंत एक दलील तैयार कर लेता। उसे समझ आया कि उसका इंटेलिजेंस सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक तेज धार वाला हथियार था जो खुद उसे ही जख्मी कर रहा था। एक दोपहर जब वो दाऊद चाचा के साथ पहाड़ी ढलान पर टहल रहा था, उसे अचानक अपने सीने में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई। वो किसी पुरानी प्रोफेशनल ईमेल के बारे में सोच रहा था, जिसमें उसके एक तर्क को खारिज कर दिया गया था। दाऊद ने उसकी चाल में आए उस खिंचाव को भांप लिया। उन्होंने रुककर एक देवदार के पेड़ की सूखी छाल को छुआ और पूछा, राघव, इस वक्त तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है? क्या तुम्हारी सांसें तेज है? क्या पेट में कोई हलचल महसूस हो रही है? राघव थोड़ा चौंक गया। उसने कभी गौर ही नहीं किया था कि उसकी सोच का असर उसके शरीर पर भी पड़ता है। दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमारे भीतर एक बहुत बारीक सिस्टम होता है जिसे इंट्रोसेप्शन कहते हैं। ये हमारे शरीर के वो सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि हम भावनात्मक रूप से कहाँ खड़े हैं। अक्सर समझदार लोग अपने विचारों की इतनी ऊंची मीनारों पर रहते हैं कि वे अपने शरीर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। राघव को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि जब भी वो किसी बहस में उलझता था या अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता था, उसका शरीर उसे चेतावनी देता था। दिल की धड़कन बढ़ना, कंधों का अकड़ जाना, पर उसका दिमाग उन संकेतों को दबा देता था। दाऊद ने समझाया कि जो लोग अपने शरीर के इन बारीक बदलावों के प्रति जागरूक होते हैं, वे अक्सर बेहतर फैसले ले पाते हैं। इसे ही हम गट फीलिंग कहते हैं, पर यह कोई जादू नहीं है। यह हमारा शरीर है जो हमारे दिमाग के बायस को पकड़ लेता है। राघव ने महसूस किया कि जब वो ऑफिस की उस मीटिंग में अपनी गलत स्ट्रैटेजी को डिफेंड कर रहा था, तब भी उसे अंदर से वैसी ही जकड़न महसूस हुई थी। पर उसका तेज दिमाग उस वक्त उसे ये समझाने में लगा था कि वह कितना काबिल है। तभी बाजार के पास एक छोटी सी भीड़ जमा दिखी। दो दुकानदार एक जमीन के टुकड़े की सीमा को लेकर झगड़ रहे थे। राघव का पुराना स्वभाव जाग उठा। उसने अपनी इंजीनियरिंग और मैपिंग की जानकारी का इस्तेमाल करके तुरंत मन में एक सल्यूशन सोच लिया और मन ही मन उन दुकानदारों को नासमझ कहने लगा। पर तभी उसे दाऊद की इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी वाली बात याद आई। उसने खुद को रोका। उसने सोचा, क्या मुझे सच में सारी सच्चाई पता है? क्या मैं सिर्फ अपनी एक सीमित जानकारी के आधार पर फैसला नहीं सुना रहा? इसे ही एक्टिवली ओपन माइंडेड थिंकिंग कहते हैं। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, बल्कि अपनी उस जानकारी को चुनौती देने की इच्छा होना जरूरी है। राघव ने देखा कि कैसे वो दोनों दुकानदार अपनी अपनी सच की दुनिया में कैद थे और कोई भी दूसरे का नजरिया सुनने को तैयार नहीं था। वो खुद भी तो यही करता आ रहा था। शाम को घर लौटते समय राघव ने
एक पुरानी आदत को बदलने की कोशिश की। वो अक्सर सोशल मीडिया पर सिर्फ उन लोगों को पढ़ता था जो उसके विचारों से सहमत हो। दाऊद ने उसे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी। उन्होंने कहा, आज रात तुम उन तर्कों को ढूंढो जो तुम्हारी अपनी सबसे मजबूत धारणा के खिलाफ हो, और उन्हें सिर्फ पढ़ो नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करो कि सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है। राघव के लिए यह बहुत मुश्किल था। उसे लगा जैसे उसका दिमाग किसी चीज के खिलाफ विद्रोह कर रहा हो। उसे महसूस हुआ कि उसका इंटेलिजेंस असल में उसे सच से दूर रख रहा था, क्योंकि वो तथ्यों को सिर्फ अपनी पसंद के सांचे में ढालना जानता था। दाऊद ने उसे समझाया कि समझदार लोगों के पास एक बहुत ताकतवर बुलशिट डिटेक्टर तो होता है, पर वो हमेशा बाहर की तरफ मुड़ा होता है। असली समझदारी तब शुरू होती है जब हम उस डिटेक्टर को अपनी तरफ मोड़ देते हैं। रात को डिनर के बाद राघव ने अपने पुराने प्रोजेक्ट के डेटा को फिर से देखा। इस बार वो ये साबित करने के लिए नहीं देख रहा था कि वो सही था, बल्कि वो ये ढूंढ रहा था कि वो कहाँ गलत हो सकता था। उसने गौर किया कि उसने कुछ ऐसे आंकड़ों को नजरअंदाज कर दिया था जो उसके लॉजिक में फिट नहीं बैठ रहे थे। उसे अपनी ही बेवकूफी पर हंसी आई। उसने सोचा कि कैसे वह एक सोफिस्टिकेटेड झूठ के जाल में खुद को उलझाए बैठा था। इसे ही मोटिवेटेड रीजनिंग कहते हैं, जहां हम सच तक पहुंचने के बजाय अपने ईगो को सुरक्षित रखने के लिए तर्क गढ़ते हैं। राघव को एहसास हुआ कि वह जितना ज्यादा एक्सपर्ट बनता जा रहा था, उतना ही वह नई चीजों को देखने के प्रति अंधा होता जा रहा था। दाऊद उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, राघव, बुद्धिमत्ता एक आग की तरह है। अगर इसे काबू में न रखा जाए तो ये उस घर को ही जला देती है जिसे इसे रोशन करना था। राघव ने उनकी आंखों में वो सादगी देखी जो सिर्फ गहरे अनुभवों से आती है। उसे समझ आया कि विजडम या प्रज्ञा का मतलब सिर्फ लॉजिकल होना नहीं है, बल्कि होलिस्टिक होना है, यानी चीजों को उनके पूरे संदर्भ में देखना, न कि सिर्फ टुकड़ों में। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में बहुत सारे कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट्स थे, ऐसे अंधे मोड़ जिन्हें वो देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे अपनी तेज नजर पर बहुत भरोसा था। अगले कुछ घंटों तक राघव ने अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों के बारे में सोचा। उसने पाया कि जहां जहां उसने सबसे बड़ी गलतियां की थी, वहां उसकी जानकारी की कमी नहीं थी, बल्कि उसके एरोगेंस या बौद्धिक अहंकार की अधिकता थी। उसने दाऊद से पूछा, चाचा, क्या हम कभी पूरी तरह से इन बियासेस से मुक्त हो सकते हैं? दाऊद ने मंद मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुक्त होना शायद मंजिल नहीं है राघव, जागरूक होना ही असली जीत है। जिस पल तुम ये महसूस कर लेते हो कि तुम गलत हो सकते हो, उसी पल तुम उस ट्रैप की पकड़ से बाहर आ जाते हो। राघव को लगा जैसे उसके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उस रात जब वो सोने गया तो उसने अपनी आंखों के सामने उन पहाड़ियों को महसूस किया जो सदियों से वहीं खड़ी थी। वे पहाड़ चुप थे, पर उनकी चुप्पी में एक गहरी समझदारी थी। राघव को समझ आया कि उसे अब दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे दुनिया को समझने की जरूरत है। उसे अपनी उस गिफ्टेड किड वाली इमेज को विदा करना होगा, ताकि वो एक वाइज पर्सन बनने की राह पर चल सके। उसे अब अपनी सोच की सीमाओं से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो उन सीमाओं के पार जाने के रोमांच को महसूस कर रहा था। शिमला की ठंडी रात में राघव को अब वो जकड़न महसूस नहीं हो रही थी। उसकी सांसें गहरी और शांत थी, जैसे वो पहली बार सच में सांस ले रहा हो। उसे पता था कि आने वाले दिन उसे और भी गहरे आत्ममंथन की ओर ले जाएंगे, जहां उसे अपने विचारों के साथ साथ अपनी भावनाओं के उस सागर को भी समझना होगा जिसे उसने सालों से अनदेखा किया था। पर अब वो तैयार था, एक विनम्र छात्र की तरह जो जानता है कि सीखने के लिए सबसे पहले अनपढ़ होना जरूरी है। अगले कुछ हफ्तों में राघव जब वापस अपने शहर और अपने उसी पुराने दफ्तर पहुंचा तो उसे लगा जैसे वो किसी पुरानी फिल्म के सेट पर वापस आ गया है।
पर इस बार उसकी भूमिका बदल चुकी थी। वही कांच की दीवारें, वही भागदौड़ और वही मीटिंग रूम जहां कुछ दिन पहले वो अपनी इंटेलिजेंस का लोहा मनवाने के लिए लड़ रहा था। पर अब जब वो अपनी टीम के साथ बैठता तो उसे कुछ ऐसा दिखने लगा था जिसे वो पहले कभी नहीं देख पाया था। ग्रुप थिंक का वो अदृश्य जाल। उसने गौर किया कि जब भी वो कोई नया आइडिया देता, उसकी पूरी टीम बिना किसी सवाल के उसे मान लेती थी। पहले उसे ये अपनी जीत लगती थी, पर अब उसे समझ आ रहा था कि ये कलेक्टिव स्टुपिडिटी का एक गहरा कुआं है। उसे याद आया कि दाऊद चाचा ने कहा था कि एक बहुत ही समझदार लोगों की टीम भी कभी कभी सबसे बेवकूफी भरे फैसले लेती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई भी नाव को हिलाना नहीं चाहता। सब एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने को ही समझदारी मान लेते हैं। राघव के सामने अब एक नई चुनौती थी। उसे एक बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना था जो कंपनी के भविष्य के लिए बहुत जरूरी था। पुराने राघव के लिए यह अपना रुतबा दिखाने का मौका होता, पर नए राघव के लिए यह खुद को और अपनी टीम को उस इंटेलिजेंस ट्रैप से बचाने का इम्तिहान था। उसने तय किया कि वो इस बार चीजों को अलग तरीके से करेगा। उसने मीटिंग शुरू होते ही कहा, इस बार हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट सफल कैसे होगा, बल्कि हम ये मानकर चलेंगे कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो चुका है। अब आप सबको ये ढूंढना है कि वो कौन सी वजह थी जिन्होंने हमें डुबो दिया। पूरी टीम सन्न रह गई। इसे मनोवैज्ञानिक प्रिमोर्टम कहते हैं, पर राघव ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वो बस चाहता था कि उसकी टीम अपनी कल्पना का इस्तेमाल संभावित खतरों को ढूंढने में करे, न कि सिर्फ उसकी तारीफ करने में। शुरुआत में सब हिचकिचा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक ब्राइट लीडर के सामने उसकी कमियां कैसे निकाली जाएं। पर धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। एक जूनियर डिजाइनर ने बहुत ही डरते हुए एक तकनीकी खामी की ओर इशारा किया, जिसे राघव ने अपनी एक्सपर्टीज के जोश में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। राघव के अंदर का वो ओल्ड सेल्फ एक पल के लिए जागा और उसे लगा कि वो उस जूनियर को चुप करा दे। उसे महसूस हुआ कि उसका अहंकार फिर से उसे डिफेंस मोड में ले जा रहा है। पर उसने गहरी सांस ली और दाऊद चाचा की वो बात याद की कि असली ताकत झुकने में है। उसने उस जूनियर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये बात बहुत कीमती है। अगर हम आज इस पर ध्यान नहीं देते तो शायद 6 महीने बाद हम सच में मुश्किल में होते। उस एक पल ने पूरी टीम का नजरिया बदल दिया। अचानक उस कमरे में एक्सपर्टीज का बोझ खत्म हो गया और उसकी जगह एक सामूहिक जिज्ञासा ने ले ली। राघव ने महसूस किया कि जब आप अपनी ऑल नोइंग वाली छवि को गिरा देते हैं तो दूसरों को भी सांस लेने की जगह मिलती है। उसने देखा कि उसकी टीम अब फियर बेस्ड थिंकिंग से निकलकर एक्सप्लोरेशन बेस्ड थिंकिंग की ओर बढ़ रही थी। दाऊद अक्सर कहते थे कि एक अच्छी टीम वो नहीं होती जहां सबसे तेज दिमाग वाले लोग हों, बल्कि वो होती है जहां साइकोलॉजिकल सेफ्टी हो, जहां लोग बिना इस डर के अपनी बात रख सके कि उन्हें बेवकूफ समझा जाएगा। राघव को समझ आ रहा था कि समझदार लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफी ये होती है कि वे खुद को इनफैलिबल यानी कभी न गलत होने वाला मानने लगते हैं, और जब कोई लीडर ऐसा करता है तो पूरी संस्था अंधी हो जाती है। उसने अपनी टीम को एक रेड टीम की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसका काम ही था मुख्य योजना में छेद ढूंढना और उसे मजबूत बनाना। पर यह बदलाव सिर्फ दफ्तर तक सीमित नहीं था। राघव की अपनी सोच की प्रक्रिया भी बदल रही थी। उसे याद आया कि कैसे वो पहले इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान पर बहुत भरोसा करता था। उसे लगता था कि उसका गट फीलिंग हमेशा सही होता है क्योंकि वो स्मार्ट है। पर अब उसे समझ आया कि इंट्यूशन भी एक दोधारी तलवार है। अगर हम किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट हैं तो हमारा सहज बोध हमें सही रास्ता दिखा सकता है, पर अगर मामला नया और जटिल है तो हमारा गट हमें उन्हीं पुराने ढर्रों पर ले जाता है जो अब काम नहीं करते। उसने सीखा कि कब रुककर एनालिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना है
और कब अपने फीलिंग पर भरोसा करना है। इसे ही कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये रुककर सोचना कि क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सच है या बस एक आदत है। एक शाम जब वो अपनी पुरानी फाइलों को देख रहा था, उसने गौर किया कि उसकी पिछली नाकामियों में एक पैटर्न था। वो हमेशा उन सूचनाओं को ज्यादा महत्व देता था जो उसे अच्छी लगती थी और उन चेतावनियों को शाउट डाउन कर देता था जो उसके कॉन्फिडेंस को कम करती थी। ये कन्फर्मेशन बायस का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रूप था। उसने सोचा कि कितनी अजीब बात है कि हमारा दिमाग हमें धोखा देने के लिए हमारी ही बुद्धिमानी का इस्तेमाल करता है। हम जितने स्मार्ट होते हैं, हम उतने ही बेहतर बहाने गढ़ने में माहिर हो जाते हैं। राघव ने अब एक नया नियम बनाया। जब भी उसे किसी चीज पर 100% यकीन होता, वो जानबूझकर रुक जाता और खुद से कहता, राघव, तुम गलत हो सकते हो। चलो इसका उल्टा ढूंढते हैं। इस नए तरीके से काम करते हुए उसे एक और गहरी बात समझ आई, जिसे दाऊद चाचा ने स्ट्रैटेजिक इग्नोरेंस के संदर्भ में समझाया था। कभी कभी हमें लगता है कि हमें हर बात का पता होना चाहिए, पर असल में बहुत ज्यादा जानकारी भी हमें अंधा कर सकती है। राघव ने अब फालतू की सूचनाओं और नॉइज से खुद को बचाना शुरू किया। वो अब हर ईमेल और हर डेटा पॉइंट के पीछे नहीं भागता था। वो मुख्य सिद्धांतों पर ध्यान देने लगा। उसे समझ आ रहा था कि असली ज्ञान इस बात में नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप क्या नजरअंदाज करना जानते हैं। ऑफिस में उसका रुतबा अब एक जीनियस के बजाय एक वाइज गाइड का बनने लगा था। लोग अब उसके पास सिर्फ सल्यूशन लेने नहीं आते थे, बल्कि अपनी सोच को परखने आते थे। राघव ने देखा कि उसकी टीम अब पहले से कहीं ज्यादा क्रिएटिव हो गई थी। जब डर का साया हटता है तो बुद्धिमानी अपने असली रूप में प्रकट होती है। एक दिन उसके पुराने बॉस ने उससे पूछा, राघव, तुम आजकल बहुत शांत और स्लो हो गए हो। तुम्हारी वो पुरानी आक्रामकता कहाँ गई? राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, मैं अब दौड़ने के बजाय रास्ता देखने पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। मुझे समझ आ गया है कि तेज चलने से मंजिल करीब नहीं आती, अगर दिशा ही गलत हो। रात को जब वो अपने घर की बालकनी में बैठा शहर की रोशनी देख रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी का ढांचा अब बदल चुका था। वो अब उस इंटेलिजेंस ट्रैप का कैदी नहीं था। वो जानता था कि आगे भी उसे कई बार अपने अहंकार और अपने पुराने बियासेस से लड़ना होगा, पर अब उसके पास वो मेंटल टूल्स थे जो उसे डूबने से बचा सकते थे। उसे दाऊद चाचा की वो बात याद आई कि समझदारी एक मंजिल नहीं, बल्कि एक रोजाना की प्रैक्टिस है। ये हर सुबह उठकर खुद को ये याद दिलाने जैसा है कि मैं आज भी एक छात्र हूं। राघव की ये यात्रा उसे अब एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां उसे सिर्फ अपनी सोच नहीं, बल्कि अपनी पूरी आइडेंटिटी को फिर से परिभाषित करना था। उसे समझ आ गया था कि होशियारी और समझदारी के बीच का फासला मीलों लंबा है, और उसने अभी सिर्फ पहला कदम ही उठाया है। वो अब तैयार था अपनी भावनाओं के उन गहराइयों में उतरने के लिए जहां उसकी इंटेलिजेंस उसे जाने से रोकती थी। उसे पता था कि आने वाले समय में उसे अपनी भावनाओं की उस इमोशनल इंटेलिजेंस को भी एक नए नजरिए से देखना होगा, जो सिर्फ सहानुभूति के बारे में नहीं, बल्कि खुद के और दूसरों के प्रति एक ईमानदार सच्चाई के बारे में थी। शहर की शोरशराबे वाली गलियों के बीच राघव ने पहली बार एक आंतरिक मौन को महसूस किया। शहर की इस आपाधापी में वापस आकर राघव ने एक बात बहुत गहराई से महसूस की कि बदलना सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये तो हर पल की मेहनत है। एक शाम जब वो अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठा था, उसने अपने छोटे चचेरे भाई आर्यन को फोन किया। आर्यन कॉलेज के दूसरे साल में था और अक्सर अपनी पढ़ाई और ग्रेड्स को लेकर बहुत तनाव में रहता था। आर्यन ने रुआंसी आवाज में कहा, भैया, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी इस बार मैथ के प्रोजेक्ट में मेरे मार्क्स कम आए। मुझे लगता है कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए।
राघव को आर्यन की बातों में अपना ही बीता हुआ कल सुनाई दे रहा था। वो समझ गया कि आर्यन उस इंटेलिजेंस ट्रैप के एक और पहलू में फंस रहा है, जिसे हम फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। राघव ने अपनी कॉफी का घूंट लिया और बहुत ही शांत लहजे में कहा, आर्यन, तू जानता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जिन्हें बचपन से ये कह दिया जाता है कि वे नेचुरली गिफ्टेड या बहुत होशियार हैं। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। राघव ने आगे कहा, जब हमें लगता है कि हमारी काबिलियत एक पत्थर की लकीर है जो कभी बदल नहीं सकती, तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। हमें लगने लगता है कि अगर हमें किसी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि हम बेवकूफ हैं। पर सच तो इसके बिल्कुल उलट है। असली बुद्धिमानी इस स्ट्रगल को गले लगाने में है। राघव को दाऊद चाचा की वो बात याद आई कि कैसे बहुत तेज दिमाग वाले लोग अक्सर चुनौतियों से भागते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे नाकाम हुए तो उनकी स्मार्टनेस का टैग छिन जाएगा। राघव ने आर्यन को एक नई बात समझाई जिसे वो खुद भी अभी अभी सीख रहा था, प्रोडक्टिव फेलियर या सार्थक असफलता। उसने कहा, आर्यन, हम अक्सर गलतियों को एक दाग की तरह देखते हैं, पर असल में गलतियां हमारे दिमाग के लिए एक खाद का काम करती है। जब हम किसी चीज में उलझते हैं, जब हमारा दिमाग उस उलझन को सुलझाने के लिए एफर्ट करता है, तभी असली लर्निंग होती है। उसने आर्यन को बताया कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार उन लोगों ने नहीं किए जो पहली बार में सही थे, बल्कि उन लोगों ने किए जिनमें नीड फॉर कॉग्निशन था, यानी जिन्हें सोचने की प्रक्रिया में मजा आता था, सिर्फ नतीजे में नहीं। राघव ने महसूस किया कि उसने खुद भी सालों तक सिर्फ रिजल्ट्स का पीछा किया था, जिसकी वजह से उसने प्रोसेस की खूबसूरती और उसकी गहराई को कभी समझा ही नहीं। इसी बातचीत के दौरान राघव को एक और पुराना किस्सा याद आया जो दाऊद चाचा ने सुनाया था। उन्होंने एक बार अपगर स्कोर का जिक्र किया था, एक छोटा सा चेकलिस्ट जो डॉक्टरों की मदद करता है नवजात बच्चों की सेहत को तुरंत परखने में। दाऊद ने कहा था कि जिंदगी के बड़े फैसलों में भी हमें ऐसे ही सरल चेकलिस्ट्स की जरूरत होती है ताकि हमारा सोफिस्टिकेटेड दिमाग हमें उलझा न दे। राघव ने आर्यन से कहा, देख भाई, जब भी तू किसी बड़ी मुश्किल में फंसे तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने से पहले 5 बुनियादी सवाल खुद से पूछ। क्या मैं थका हुआ हूं? क्या मैं अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मेरे पास सारे तथ्य हैं? क्या मैं किसी के दबाव में हूं? और सबसे जरूरी, क्या मैं किसी और का नजरिया सुनने को तैयार हूं? आर्यन को ये बातें थोड़ी सरल लेकिन बहुत असरदार लगी। राघव ने गौर किया कि कैसे हम अक्सर जटिल समस्याओं के लिए बहुत जटिल समाधान ढूंढते हैं, जबकि अक्सर समाधान बहुत सादगी में छुपा होता है। इसे ही सिंपल ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, जो कभी कभी हजारों कंप्यूटर एल्गोरिदम से ज्यादा सटीक नतीजे दे सकते हैं। राघव ने खुद के ऑफिस के कामों में भी यही बदलाव किया था। वो अब हर प्रोजेक्ट को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा था। अगर कुछ गलत होता तो वो टीम पर चिल्लाने के बजाय ये पूछता, इस गलती ने हमें ऐसा क्या सिखाया जो हमें पहले नहीं पता था। इस एक छोटे से बदलाव ने उसके ऑफिस के माहौल को फियर बेस्ड से क्यूरियोसिस्ट बना दिया था। राघव को अब समझ आ रहा था कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी एक्सपर्टीज ही थी। जब हम किसी काम में बहुत माहिर हो जाते हैं तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है। हम नए बदलावों को देख ही नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब पता है। इसे दाऊद चाचा फंक्शनल स्टुपिडिटी कहते थे, जब बहुत समझदार लोग भी संस्थानों में ऐसी चीजें करते हैं जो तर्कहीन होती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यही तरीका हमेशा से चला आ रहा है। राघव ने अब तय किया था कि वो कभी भी एक्सपर्ट बनने की दौड़ में शामिल नहीं होगा। वो हमेशा एक एमेच्योर की तरह सोचेगा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और नई चीजों को जानने की भूख हो। फोन रखने के बाद राघव अपनी बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसे एहसास हुआ कि इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मिल गई और बस काम खत्म। ये तो एक बहती हुई नदी की तरह है जिसे हर दिन साफ करना पड़ता है। उसने सोचा
कि कैसे हम अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए करते हैं, जबकि इसका असली मकसद तो दुनिया को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना होना चाहिए था। उसे याद आया कि दाऊद चाचा ने एक बार कहा था कि एक वाइज इंसान वो है जो अपनी अज्ञानता के साथ शांति से रह सके, जिसे इस बात से डर न लगे कि उसके पास सारे जवाब नहीं है। रात की ठंडी हवा राघव के चेहरे को छू रही थी। उसे अब वो पुराना तनाव महसूस नहीं हो रहा था जो अक्सर उसे घेरे रहता था। उसने सीखा था कि कैसे अपनी इमोशंस और रीजनिंग को एक साथ लेकर चलना है। उसने महसूस किया कि उसका इंटेलिजेंस अब उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ काम कर रहा था। अब वो तर्कों का जाल नहीं बुनता था, बल्कि सच की सीढ़ियां बनाता था। उसे लगने लगा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं है कि आप कितने होशियार हैं, बल्कि ये है कि आप कितने ओपन हैं नई संभावनाओं के लिए, नए विचारों के लिए और यहां तक कि अपनी हार के लिए भी। राघव ने अपनी डायरी में लिखा कि इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ही वो चाबी है जो हमें इस जाल से बाहर रख सकती है। जब हम किसी चीज को क्यों और कैसे के नजरिए से देखते हैं तो हम जजमेंट से दूर हो जाते हैं। उसने सोचा कि अगले हफ्ते वो आर्यन को अपने पास बुलाएगा और उसे पहाड़ी रास्तों पर ले जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे दाऊद चाचा उसे ले गए थे। वो उसे सिखाएगा कि कैसे पत्थरों की आवाज सुनी जाती है और कैसे गिरकर फिर से उठने में ही असली काबिलियत है। राघव को अब अपनी उम्र का वो आंकड़ा बड़ा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि अभी तो सीखने के लिए पूरी कायनात बाकी है। जैसे जैसे शहर की रोशनियां मध्यम होने लगी, राघव के मन में एक नया संकल्प उभरा। वो अब सिर्फ एक सीनियर डेटा एनालिस्ट नहीं था, वो एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था जो अपनी बुद्धिमानी को अपनी पहचान नहीं, बल्कि अपनी सेवा का जरिया बनाए। उसने अपनी खिड़की बंद की और एक गहरी नींद की ओर बढ़ गया, ये जानते हुए कि कल सुबह एक नया सवाल उसका इंतजार कर रहा होगा और उस सवाल का जवाब ढूंढने में जो मजा आएगा वो किसी भी प्रमोशन या अवार्ड से कहीं बड़ा होगा। उसे अब अपनी इंटेलिजेंस पर गर्व नहीं था, बल्कि अपनी लर्निंग पर भरोसा था। यही तो उस लंबे सफर का सबसे खूबसूरत मोड़ था, जहां अहंकार की राख से विनम्रता का पौधा जन्म ले रहा था। कुछ महीने बीत चुके थे और शिमला की वो बर्फीली शामें अब राघव के लिए सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की बुनियाद बन चुकी थी। शहर की भीड़ में चलते हुए भी उसे अपने अंदर वो पहाड़ी सुकून महसूस होता था। आज राघव अपनी कंपनी के सालाना स्ट्रैटेजी मीट में बैठा था, जहां बड़े बड़े बोर्ड मेंबर्स और इन्वेस्टर्स मौजूद थे। पुराने राघव के लिए ये अपनी वोकैब्युलरी और कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स से सबको इंप्रेस करने का सबसे बड़ा मंच होता। वो घंटों शीशे के सामने रिहर्सल करता कि कैसे वो अपनी ब्रिलियंस साबित करेगा, पर आज वो बस वहां बैठा सबको सुन रहा था। उसने महसूस किया कि कमरे में मौजूद ज्यादातर लोग एक्सपर्ट बनने की होड़ में एक दूसरे की बात काट रहे थे। हर कोई ये दिखाना चाहता था कि उसे दूसरों से ज्यादा पता है। राघव को दाऊद चाचा की याद आई और उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा कि यहां कितने सारे स्मार्ट लोग अपने अपने इंटेलिजेंस ट्रैप्स में फंसे हुए हैं। जब राघव की बारी आई तो उसने कोई भारी भरकम प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई। उसने बस एक छोटा सा किस्सा सुनाया, एक ऐसी गलती का किस्सा जो उसने पिछले महीने की थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कॉर्पोरेट दुनिया में अपनी गलती मानना किसी सुइसाइड मिशन से कम नहीं समझा जाता, पर राघव ने बहुत ही सहजता से बताया कि कैसे उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक छोटा सा एनालिटिकल एरर हुआ और उसने उस गलती से क्या सीखा। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा डेटा नहीं है, बल्कि हमारी ये काबिलियत है कि हम अपनी सोच को हर दिन चैलेंज कर सके। उस दिन पहली बार उसे बोर्ड मेंबर्स की आंखों में जजमेंट के बजाय एक गहरा सम्मान दिखा। उन्हें एक ऐसा लीडर मिला था जो सिर्फ होशियार नहीं था,
बल्कि जो वाइज था। उसे समझ आया कि असली इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी तब नहीं होती जब आप अकेले में खुद को गलत कहें, बल्कि तब होती है जब आप दूसरों के सामने अपनी कमियों को स्वीकार करने का साहस जुटा सके। ऑफिस से घर लौटते हुए राघव ने गाड़ी का रेडियो बंद कर दिया। उसे अब वो नॉइस पसंद नहीं थी। उसे खामोशी में अपनी सोच की लहरें साफ सुनाई देती थी। उसे याद आया कि दाऊद चाचा ने एक बार एविडेंस बेस्ड विजडम के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि बुद्धिमानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको विरासत में मिलती है, ये एक प्रैक्टिस है जिसे हर दिन तराशना पड़ता है। राघव ने अब अपनी जिंदगी को एक पोर्टफोलियो की तरह देखना शुरू कर दिया था। सिर्फ आईक्यू का पोर्टफोलियो नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज का पोर्टफोलियो। इसमें जिज्ञासा थी, खुलापन था और सबसे जरूरी, दूसरों के नजरिए को समझने की गहरी चाहत थी। उसे महसूस हुआ कि जब वो दूसरों से मिलता था तो वो अब उन्हें करेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें कनेक्ट करने के लिए सुनता था। ये एक छोटा सा बदलाव था, पर इसने उसके रिश्तों में एक नई जान फूंक दी थी। कुछ दिनों बाद आर्यन का फोन आया। वो बहुत खुश था। उसने बताया कि इस बार उसने अपने कॉलेज के डिबेट में हिस्सा लिया, पर जीतने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि विपक्षी दल के पास क्या तर्क है। आर्यन ने कहा, भैया, जब मैंने उनकी बात को गहराई से समझना शुरू किया तो मेरा अपना तर्क और भी मजबूत हो गया। मुझे पहली बार समझ आया कि ओपन माइंडनेस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। राघव को बहुत गर्व महसूस हुआ। उसे लगा कि दाऊद चाचा ने जो मशाल उसे थमाई थी वो अब आगे बढ़ रही थी। उसे समझ आया कि द इंटेलिजेंस ट्रैप से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी बुद्धिमानी को दूसरों के ऊपर एक दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक खिड़की की तरह इस्तेमाल करें, जिससे ताजी हवा और नए विचार अंदर आ सके। एक रात जब राघव अपनी छत पर टहल रहा था, उसने आसमान के तारों को देखा। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसे लगता था कि उसे सब पता है, और आज इतनी पढ़ाई और तजुर्बे के बाद उसे ये कहने में कोई शर्म नहीं थी कि उसे बहुत कम पता है। उसने महसूस किया कि जिंदगी की असली खूबसूरती जवाबों में नहीं, बल्कि उन सवालों में है जो हमें बेचैन करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उसे अब उस गिफ्टेड किड वाले टैग की जरूरत नहीं थी। वो अब एक एक्सप्लोरर था। उसने सीखा था कि कैसे अपनी भावनाओं को अपने तर्क का गुलाम बनाने के बजाय उन्हें एक सलाहकार की तरह इस्तेमाल करना है। उसने सीखा था कि कैसे स्लो होना ही कभी कभी सबसे फास्ट होने का तरीका होता है। राघव को अब अपनी पहचान किसी डिग्री या डेजिग्नेशन में नहीं दिखती थी। उसे अपनी पहचान अपनी उस फ्लेक्सिबिलिटी में दिखती थी जिससे वो पुराने विचारों को छोड़ सकता था। उसने महसूस किया कि हम इंसानों ने सदियों से सिर्फ दिमाग की ताकत को पूजा है, पर अब वक्त आ गया है कि हम कैरेक्टर की उस ताकत को पहचानें जो हमें समझदार बनाती है। उसे दाऊद चाचा की आखिरी बात याद आई कि एक वाइज इंसान वो नहीं है जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि वो है जो अपनी गलतियों को अपनी सबसे बड़ी लाइब्रेरी बना लेता है। राघव ने अपनी आंखें बंद की और उस ठंडी हवा को महसूस किया जो उसे फिर से शिमला की याद दिला रही थी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का बोझ पूरी तरह उतर चुका है। जिंदगी अब वैसी ही थी, वही भागदौड़, वही चुनौतियां, वही उलझने, पर राघव बदल चुका था। वो अब किसी भी इंटेलेक्चुअल ट्रैप में फंसने के लिए बहुत जागरूक हो गया था। उसने सीखा था कि कैसे अपनी सोफिस्टिकेटेड रीजनिंग को अपने अहंकार का ढाल बनने से रोकना है। वो अब जानता था कि आई डोंट नो कहना हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उसे अब दूसरों को नीचा दिखाने में कोई आनंद नहीं मिलता था, बल्कि उसे आनंद मिलता था एक साथ मिलकर सच की खोज करने में। राघव के लिए अब बुद्धिमानी एक बोझ नहीं, बल्कि एक नाचती हुई लहर की तरह थी जो उसे हर पल कुछ नया सिखा रही थी।
जैसे जैसे रात गहराने लगी, राघव ने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। उसे अब किसी किताब की या किसी प्रवचन की जरूरत नहीं थी। उसकी अपनी जिंदगी ही उसकी सबसे बड़ी किताब बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस पूरी यात्रा ने उसे सिर्फ सूचनाएं नहीं दी थी, बल्कि उसे एक नया चश्मा दिया था जिससे वह दुनिया को देख सके। एक ऐसा चश्मा जो साफ था, बेदाग था और जो उसे सच्चाई के और भी करीब ले जा रहा था। उसे पता था कि कल सुबह फिर वही पुरानी दुनिया उसका इंतजार कर रही होगी, पर उस दुनिया में अब एक नया राघव कदम रखने वाला था। एक ऐसा राघव जो अपनी स्मार्टनेस से नहीं बल्कि अपनी विजडम से जाना जाएगा। सफर लंबा था, पर हर कदम की अपनी एक कहानी थी। राघव ने अपनी खिड़की से चांद की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहा कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। इसी शांति और ठहराव के साथ राघव ने अपनी इस यात्रा के इस पड़ाव को विराम दिया, ये जानते हुए कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि राघव की इस कहानी ने आपके अंदर भी उस छोटे से दिए को जलाया होगा जो आपको अपनी ही परछाइयों से बाहर निकलने में मदद करेगा। याद रखिएगा, आप कितने होशियार हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप कितने जागरूक हैं। अपनी बुद्धिमानी के जाल को तोड़िए और समझदारी की खुली हवा में सांस लेना शुरू कीजिए। अगली बार तक अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें और खुद को गलत साबित करने का साहस जुटाते रहें। नमस्कार।